किसान भाई बहनों, मृदुला का प्यार भरा जोहार। किसान भाई बहनों, हम आपके लिए कृषि से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो इसी के अंतर्गत आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। नर्सरियों से उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे उपजाने के लिए बनाया जाएगा अधिनियम। रांची दूरदर्शन द्वारा बुंडू ग्राम में फसल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पशुपालन से बेहतर कमाई का जरिया है सूकर पालन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार आने वाले महीनों में एक अधिनियम लागू करने वाली है जो नर्सरी लगाने वाले किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस अधिनियम के अनुसार किसानों को अपने नर्सरियों में उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने के लिए सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। किसान इस अधिनियम के मार्फत न सिर्फ नर्सरी लगाने के लिए प्रेरित होंगे बल्कि फसलों की पैदावार और गुणवत्ता वृद्धि करने वाले पौधों से अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। पिछले दिनों रांची दूरदर्शन द्वारा उरमांझी प्रखंड के बुंडू ग्राम में रवि फसल उत्पाद के मूल्य संवर्धन पर फसल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दूरदर्शन की उप महानिदेशक कृष्णदेव कल्पित एवं मुख्य अतिथि आत्मा के निर्देशन जटाशंकर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कृषि जगत से जुड़े वैज्ञानिक, पदाधिकारी एवं प्रगतिशील किसान मौजूद थे। किसानों को संबोधित करते हुए दूरदर्शन के उप महानिदेशक ने कहा, इस फसल संगोष्ठी में बुंडू गांव और आसपास के गांव से आए हुए किसानों, ग्रामीणों, भाइयों और बहनों, मैं दूरदर्शन केंद्र रांची की तरफ से आप सबका इस कृषि समारोह में स्वागत करता हूं। दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो इस महत्वपूर्ण सेक्टर कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हमारी संस्कृति जिस पर निर्भर है, पूरी की पूरा अर्थशास्त्र निर्भर है। तो जब 60वां दशक था तभी से दूरदर्शन कृषि पे आधारित कार्यक्रम करता रहा है और कृषि के क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम करता रहा है। तो वो अब उसी भूमिका का, जो जन प्रसारक की भूमिका है दूरदर्शन की, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन जनता तक जाएं, हम उन गांवों तक जाएं जहां किसान रहते हैं। पशुपालन में सबसे बेहतर कमाई का जरिया है सूकर पालन। ये बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। मांस बिक्री के दृष्टिकोण से एक सूकर साल भर में तैयार हो जाता है और एक मादा सूकरी साल में 2 बार बच्चे देती है, जिससे 10-12 सूकर के छौने प्राप्त होते हैं। जो किसान पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, वो सूकर पालन से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये रोजगार का अच्छा साधन है, साथ ही इसे कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है। सूकरों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। साथ ही मादा सूकरी के वर्ष में 2 बार गर्भधारण क्षमता के कारण छौनों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि होती है। हमारे किसान भाई जो भी सूकर पालन से जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सूकर पालन व्यवसाय जो है उनको अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। क्योंकि सूकर पालन जो है अन्य पशु की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, ज़्यादा बच्चे देती है और अन्य पशु की तुलना में कम मेहनत में, कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आमदनी है। सूकर पालन 2 तरह से कर सकते हैं, एक मांस उत्पादन के लिए, एक बच्चे उत्पादन के लिए। मांस उत्पादन अगर करते हैं तो एक सूकर से, एक नर सूकर से अगर उसको मांस उत्पादन के लिए रखते हैं तो एक वर्ष में कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये की शुद्ध आमदनी हो सकती है। सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है जो सांप का जहर उतारने, मानसिक रोग और पेट के रोग सहित कई और व्याधियों के उपचार के काम में आता है। किसान सर्पगंधा के बेहतर उत्पादन के लिए सीम सिल RS1 और RI1 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। औषधीय पौधा सर्पगंधा की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। सर्पगंधा के औषधीय गुणों के कारण बाजार में इसकी बहुत अच्छी मांग है। किसान सर्पगंधा पौधों के बेहतर उत्पादन के लिए सदा उन्नत प्रभेद ही लगाएं। RS1, RI1 और सीम शीत सर्पगंधा के कुछ ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जिसकी उपज क्षमता 12 क्विंटल सूखी जड़ें प्रति हेक्टेयर हैं।
सर्पगंधा का उपयोगी भाग जड़ होता है। एक किसान खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त करता है और बुद्धिमान किसान इसी खेती से बहुत अच्छी आमदनी पाता है। आज जो सफल किसान हमसे जुड़े हैं उनकी भी गिनती ऐसे ही बुद्धिमान किसानों में होती है। आज जो किसान हमसे जुड़े हैं, इनकी सफलता के पीछे इनके प्रगतिशील विचार का बहुत बड़ा योगदान है। ये साहिबगंज जिला के वैसे सफल किसानों में शुमार हैं जो तिलहनी फसल सरसों की खेती से बहुत अच्छी उपज पाते हैं। इनके खेतों में लहलहाती हुई सरसों की फसल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आइए मिलते हैं सफल किसान उपेंद्र कुशवाहा से। इस पिछले बार 2012 में जो है हमने 20 ग्राम हमको जो है केवीके के द्वारा साहिबगंज से मिला और केवीके के वैज्ञानिक लोग हमारे यहाँ गए और इसमें हमको बहुत मुनाफा मालूम हुआ कि जैसे हम लोग साधारण धान उपजा करके पहले बेचते थे तो हम लोगों को रकम बहुत कम मिलती थी और अभी सरकार के द्वारा ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग धान का बीज बनाएंगे उपजाएंगे तो इसमें हम लोगों को डबल रकम जो है मिलने वाली है। इससे हम लोग को बहुत लाभ। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2075 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2275 रुपए, चावल उत्तम 2325 रुपए से 2550 रुपए, गेहूँ 1600 रुपए से 1675 रुपए, चना 4700 रुपए से 5000 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6000 रुपए, सरसों तेल 10100 रुपए से 10150 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 675 रुपए से 775 रुपए और प्याज 1525 रुपए से 1625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जाना कृषि से जुड़ी समस्याएं और उसके निदान के बारे में, और साथ ही साथ आपने जाना कि कैसा रहा आज का मंडी भाव और मौसम का मिजाज भी कैसा रहा। तो अभी आपको हम देंगे ढेर सारी जानकारियां, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा,
अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। रबी फसल पकने का समय आ गया है। किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य कैसे प्राप्त करें, यह जानना बहुत ही जरूरी है। दूरदर्शन समय समय पर कृषि से संबंधित फसल संगोष्ठी का आयोजन करता रहा है। इसी के अंतर्गत इस बार भी ओरमांझी प्रखंड के ग्राम बुंडू में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था रबी फसलों का मूल्य संवर्धन। इसमें हमारे जाने माने विशेषज्ञ शामिल हुए और 700 किसानों ने अपनी समस्याएं रखी और हमारे विशेषज्ञों ने उनकी समस्याओं का निदान भी किया। तो आइए देखते हैं एक टीवी रिपोर्ट। झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अतुल खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, झरनों से बहते निर्मल जल, वनों से आच्छादित भूमि मन को मोह लेता है। गीत संगीत से ओत-प्रोत यहाँ की संस्कृति हमें बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। मगर इस पठारी प्रदेश में हजारों एकड़ परती पड़ी जमीन को देखकर मन में कसक सी उठती है। काश कि किसान इस जमीन पर हल चलाकर सोना उगा पाता तो झारखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती। खरीफ मौसम में तो काफी हद तक इन पर खेती तो की जाती है, मगर रबी मौसम में खेत यूं ही वीरान पड़े रहते हैं। पठारी भूमि होने के कारण पर्याप्त वर्षा के बावजूद जल का अभाव इसकी एक महत्वपूर्ण वजह है। वैसे सरकार और कृषि विभाग द्वारा परती भूमि को हरा भरा बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल भी रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनके उत्पादों के मूल्य संवर्धन के तरीकों से उन्हें जोड़ा जाए। इसके लिए सरकारी प्रयास के साथ साथ किसानों के बीच जागरूकता लाई जाए, तभी इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले दिनों 1 मार्च 2013 को ग्राम बुंडू ओरमांझी में रांची दूरदर्शन के द्वारा एक फसल संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था रबी फसलों का उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन। इस फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में कई कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर और शॉल उड़ाकर किया गया। मुख्य अतिथि आत्मा के निदेशक श्री जटाशंकर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर दूरदर्शन के उप महानिदेशक श्री कृष्णदेव कल्पित ने अपने स्वागत भाषण में किसानों को उत्साहित करते हुए कहा। और इस फसल संगोष्ठी में बुंडू गांव और आसपास के गांव से आए हुए किसानों, ग्रामीणों, भाइयों और बहनों, मैं दूरदर्शन केंद्र रांची की तरफ से आप सबका इस कृषि समारोह में स्वागत करता हूं। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन, ये दूसरा क्रॉप सेमिनार है पिछले 6 महीने में जो आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले हमने पतरातू में भी किया था, वहाँ भी इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण बहन भाई उस कार्यक्रम में आए थे और बड़ा सफल आयोजन था, जिसमें इतनी बातचीत, इतना संवाद और इतनी आपसी चर्चा हुई कि बड़ा ही सफल आयोजन था। उसी कड़ी में ये नया हमारा आयोजन है और इसमें जो विषय रखा गया है कि रबी फसलों का उत्पादन मूल्य संवर्धन, तो ये एक दुर्लभ मौका दूरदर्शन ने आयोजित किया है। इसमें पूरा सहयोग हमारे केंद्र सरकार के कृषि विभाग का रहा है, जिसके जरिए हम ये इतना बड़ा आयोजन कर पा रहे हैं। और ये इस मायने में भी अनूठा है कि कृषि से संबंधित हर चीज़ का जवाब देने के लिए आज हमारे मंच पे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपके मन में कुछ भी शंका है, आपको कोई तकलीफ़ है, आपका कोई संकट है, कृषि में कैसे सुधार हो सकते हैं और कैसे किया जा सकता है, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये एक दुर्लभ अवसर है
ग्रामीण भाइयों के लिए भी, कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी, कृषि विशेषज्ञों के लिए भी और दूरदर्शन के लिए भी, दूरदर्शन परिवार के लिए भी, कि हम इस क्षेत्रों में सीधे जा कर के जनता की समस्या को सीधे रूबरू करवाते हैं और उसमें कुछ हल हो, कुछ बात आगे बढ़े, इस बात की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबका इस फसल संगोष्ठी में स्वागत करता हूं। वहीं मुख्य अतिथि श्री जटाशंकर चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान की तरक्की से ही हमारी तरक्की है। किसान नई नई तकनीक और योजनाओं के साथ जुड़ें, अपने उत्पादों से कैसे लाभ कमाना है इसे जानें, तभी उन्हें कृषि से अधिक लाभ हो सकता है। झारखंड राज्य की जो कृषि संबंधित स्थिति है, मैं उसका एक भूमिका के तौर पर कुछ बातें बताना चाहूँगा कि झारखंड में पूरे राज्य में 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, 38 लाख हेक्टेयर। लेकिन बमुश्किल हम लोग 25 लाख हेक्टेयर में ही खेती कर पाते हैं, यानी 13 लाख हेक्टेयर जो है वह परती भूमि है जिसमें कि हम खेती नहीं कर पाते हैं। परती कई कारणों से है, क्योंकि झारखंड में की कृषि जो है मुख्यतः वह वर्षा पे आश्रित है। वर्षा होने पे कृषि होती है, पानी मिलता है कृषि के लिए। वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा कृषि के लिए। सिंचाई का साधन बहुत कम है। तो इस परिस्थिति में जो सबसे बड़ी चुनौती है पहले कि कैसे कृषि योग्य भूमि जो कि 38 लाख हेक्टेयर है पूरे राज्य में, उसको खेती के अंदर कैसे लाया जाए। उसके बाद की चुनौती सुनिए। खरीफ में तो हम लोग 24-25 लाख हेक्टेयर में खेती कर पाते हैं इस राज्य में, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम होता है, बारिश होती है तो पानी मिल जाता है किसानों को, और धान और दलहन और तेलहन लगाते हैं लोग। रबी खरीफ के मौसम में अरहर हुआ, उड़द हुआ, मूंग भी लगता है कुछ, फिर आपको सरगुजा हुआ, कुल्थी हुआ, ये सारी फसलें खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। इनके अलावे कई विशेषज्ञों ने भी अपनी बातें किसानों के सामने रखी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक श्री नीरज कुमार ने किसानों को दलहनी फसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, पहचानना होगा कि उसमें कौन सा किस्म लगाएं, क्योंकि बहुत सारी किस्में हैं जो जल्दी तैयार होने वाली है, बहुत सारी किस्में हैं जो मध्यम अवधि की है, देर वाली है। अगर आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाना है, मेरा मतलब है कि 2-3 फसल लेना है, तो आपको जो जल्दी कट जाए उस फसल को आपको चुनना होगा, ताकि आप खरीफ में कम अवधि की फसल लें, फिर रबी में दूसरी फसल लें। कई बार हम तीसरी फसल भी लेने लग गए हैं, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है वहाँ पे मूंग वगैरह की खेती हम करने लगे हैं। बहुत सारे लोग गन्ना लगाने लग गए हैं, वो सालों भर लगाते हैं। आप अरहर देखिए, अरहर में अगर हम इतने समय तक अरहर को रखेंगे, अरहर में 3 तरह की किस्में हैं, तो अगर हम इतने समय तक अरहर को रखने वाले हैं तो बहुत अच्छी अच्छी किस्में हमारे पास है, उसको हम क्यों नहीं लगाएंगे, जो कम से कम 25 क्विंटल 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। जैसे बहार हो गया, या फिर NDA 1 अच्छी किस्म है, मालवीय अरहर अच्छी किस्म है, मालवीय अरहर 13 है, या हमारे यहाँ की जो विकसित बिरसा अरहर 1 है वो हम लगा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसा बताया भी जा चुका है कि दलहनी फसल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चूना का प्रयोग करना है, आपको राइजोबियम कल्चर करना है, आपका जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो आपके पौधे को मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बीजोपचार करना है, आप नहीं जानते हैं बीज से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। कार्बेंडाजिम है, वो बेबस्टीन नाम से, थीराम, कैप्टान, बहुत सारे नाम से आता है। तो आपको वो बहुत कम लागत में बीजोपचार करना है, बीज से होने वाली बीमारी जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। कार्यक्रम में आए परती भूमि विकास संस्थान के निदेशक प्राण रंजन ने परती भूमि के विकास के लिए किसानों को क्या करना है और सरकार द्वारा इसके लिए उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इससे उन्हें अवगत कराया। परती भूमि विकास समिति अपने संस्थागत साथियों की मदद से आपको उस तरह की तकनीकी में मदद करने को हमेशा तैयार है। लेकिन 1-2 बातें मैं कहना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि जब तक हम लोग अपने ज्ञान को आपस में बांटेंगे नहीं, जो कि यहाँ पे बातें आई, हमारे वेजफेड के निदेशक साहब ने भी कहा और बिरसा एग्रीकल्चर के प्रसार विभाग के भी जो साथी थे उन्होंने भी कहा
कि आपको आपस में एकजुट होना पड़ेगा। आपको अपने गांव में संस्थागत ढांचे बनाने होंगे। एक किसान अकेले उतना मजबूत नहीं हो सकता जितना बहुत सारे किसान आपस में मिलकर जब काम करें तब होगा। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जो कि सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही है, जिसको कहते हैं फार्मर फील्ड स्कूल या कृषक पाठशाला। कृषक पाठशाला पहले हमारे गांव में हुआ करती थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में शाम के समय रेडियो बजता था, वहाँ पे बहुत सारे किसान भाई परिवार के लोग बैठते थे और चर्चा होती थी फसलों को लेकर के। आज वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई है, हमें वापस लाना होगा उन चीज़ों को। दूरदर्शन का जो कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, तो मुझे लगता है उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। लेकिन सीख तभी सकते हैं जब हम आपस में बैठें और चर्चा करें। तो एक क्रॉप कैलेंडर की बात हुई, यानी फसल का एक कैलेंडर हम बनाए कि रबी की फसल करनी है तो कौन सी फसल करनी है, बीज की उपलब्धता कहाँ से होगी, और उसके बाद सामूहिक रूप से देखिए कि हमें अगर क्रेडिट यानी कि अगर आर्थिक आवश्यकता है तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, नाबार्ड के एसएचजी को सपोर्ट स्कीम्स हैं, उसके साथ ही साथ हमारे जो बैंक है उसके माध्यम से भी अगर आप व्यावसायिक रूप से जुड़ना चाहते हैं तो किसानों को मदद दिया जाता है। और मुझे लगता है कि संस्थाएं जो आसपास में काम कर रही है उनका भी हम सहयोग ले सकते हैं। वहीं किसानों ने भी अपनी समस्याओं को विशेषज्ञों के सामने रखा, जिसका निदान विशेषज्ञों के द्वारा उन्हें बताया गया। मेरा नाम सुनील कुमार महतो, कुच्चू से। गेहूं के साथ हम लोग को खाद मिला था, बायोफील्ड नाम के कोई खाद था, वो खाद हम लोग को काम नहीं कर पा रहा है। उसके लिए क्या उपाय है? हम लोग इतना मेहनत करके गेहूं लगाए हैं और दब गया गेहूं, खाद काम में नहीं आया। क्या डाले थे? बाल अभी नहीं आया। क्या क्या डाले थे उसमें? गोबर खाद और बायोफील्ड। अच्छा, अभी पानी पटाए हैं अभी? हाँ सर, हाँ। उसमें यूरिया का टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए। यूरिया का 7 रुपये किलो बेचे हैं। 7 रुपये किलो बेचेंगे तो फायदा कैसे होगा? हम लोग का बेचने का साधन नहीं है, हम लोग का मार्केट नहीं है, बाजार भी दूर होता है, कैसे के लिए बेचेंगे? 2 गांव हैं मिलाकर एक सोसाइटी बनावे और सभी लोग जुड़े, तो सभी लोग जुड़ेंगे तो उसमें 2-4 लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो पढ़े लिखे लोग होंगे, समझ रहे होंगे, तो वो जब आगे बढ़ेंगे तो उनकी मार्केटिंग की जो व्यवस्था की जा रही है बिचौलिया मुक्त, जैसे आपने कहा कि 7 रुपये बैगन मैंने बेच दिया, लेकिन मार्केट में जहाँ तक मेरी जानकारी है 15 से 20 रुपये बैगन मिल रहा है। तो ये जो बीच का मार्जिन है वो बिचौलिया खा रहा है। तो इसको समाप्त करने का मात्र एक ही तरीका है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनावें, सोसाइटी के माध्यम से आप जुड़ें और उस चेन में जुड़कर या तो आपका सामान रांची में बिकेगा या फिर आपका सामान बाहर जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कृषि दर्शन अनुभाग द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। झारखंड एक ऐसा राज्य जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। खनिज संपदाओं को अपने गर्भ में समेटे विकास की असीम संभावनाओं को लिए हमारे और आपकी ओर देख रहा है। धन्य धान से भरपूर इस धरा पर गरीबी और बदहाली कम नहीं है। अपने भौगोलिक वातावरण और पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की धरती भी उतनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी ये राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। वहीं कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संगीत संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने नागपुरी गीत गाकर किसानों का भरपूर मनोरंजन किया। नमा डहरिया छलके गगरिया, नमा डहरिया छलके गगरिया, कैसे जाबे तोरे बियाह दे तगरिया, कैसे जाबे तोरे बियाह दे तगरिया, कैसे जाबे तोरे बियाह दे तगरिया, कैसे जाबे। लोरी लोरी साग तोड़ा ले रे, लोरी लोरी साग तोड़ा ले, लोरी लोरी साग तोड़ा ले रे गोरी, लोरी लोरी साग तोड़ा ले। साग तोड़े गेलो परिया में मुझ, साग तोड़े गेलो परिया
इस कार्यक्रम में आसपास के गांव से आए हजारों किसानों ने हिस्सा लिया, जो इस कार्यक्रम से काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम से किसानों को लाभ तो होता ही है, साथ ही उनमें जागरूकता भी आती है, उनमें उत्साह का संचार होता है। सचमुच दूरदर्शन रांची का ये प्रयास काफी सराहनीय है। दूरदर्शन वर्षों से अपनी इस परंपरा को जीवित रखा है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ करता है और करता रहेगा, ऐसा विश्वास लोगों ने जताया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त दूरदर्शन परिवार ने अपना भरपूर योगदान दिया, जिसकी सराहना कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने भी की। दूरदर्शन जो हमारे यहाँ मीडिया के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जिसकी पहुँच गांव-गांव तक, किसानों तक है, और हमारे देश को चलाने वाली जो सबसे बड़ा व्यवसायी है कृषि, उससे जुड़ा हुआ हमारा कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर के और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो हमारे किसान भाई हैं, सब ने मिलकर के यहाँ पे इस संगोष्ठी को आयोजित किया है और एक दूसरे की जो क्षमता है उसको आंकना और उसके माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का ये सार्थक प्रयास किया है। अभी आपने जाना कि रबी फसलों का मूल्य संवर्धन कैसे हो, इसके साथ ही साथ आपने ढेर सारी जानकारियां ली। हम आपके लिए समय समय पर जानकारियां लाते रहते हैं और नई नई जानकारियां आपको दिलवाते रहते हैं। तो किसी भी तरह की समस्या हो कृषि से संबंधित, आप हमें अवश्य खत लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन कोड संख्या 834001। तो अब हमें इसी के साथ दीजिए इजाजत। जोहार।